हेलो बच्चों, यदि आप भी 9वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 27 फरवरी 2023 को संस्कृत का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे पास एग्ज़ाम से पहले ही संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से केवल आप सभी को 50 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में रंगना होगा। और आप सभी को बता दें कि पिछला वाला जो हम संस्कृत का वीडियो बनाए थे, उसमें इस पीडीएफ का 1 से लेकर 30 तक के तमाम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिए हैं। उस वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक के तमाम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके 9वीं कक्षा के होने वाले संस्कृत के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाला हर 9वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में पूछा गया है कि राजपुरुषः पद में कौन सा समास है। दोस्तों, राजपुरुष का जब भी हम विग्रह करते हैं तो इसका इस प्रकार से बनता है कि राजा का पुरुष या राजपुरुष, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है, तत्पुरुष समास। उसके बाद में कहता है कि महादेवः पद का विग्रह क्या हो जाएगा। दोस्तों, महादेवः का जो विग्रह करेंगे तो महादेव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देख लीजिए। क्वेश्चन 26 कहता है कि नीलम कमलम का समस्त पद क्या हो जाएगा। दोस्तों, नीलम कमलम का मतलब होता है नील कमलम, और नील कमलम ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन 27 क्या कहता है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। और हम आप सभी को बताए थे कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चौराहा, चौराहा को हम लोग कैसे बोलेंगे, तो 4 राहों का समूह मिलेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 संख्या ना है जी, तो इसलिए द्विगु समास होगा। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्रों का समूह, पंचवटी यानी 5 वाटिकाओं का समूह, 6 मुख यानी 6 मुखों का समूह, है ना जी। तो इस सभी में आपका संख्या आ रहे हैं, इसलिए आपका ये द्विगु समास हो जाएंगे। उसके बाद में कहता है असिद्ध का विग्रह क्या हो जाएगा। देखिए, असिद्ध का विग्रह करेंगे ना जी, तो असिद्ध का मतलब ही होता है नौ सिद्ध, और नौ सिद्ध दिया गया ऑप्शन ए में, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है राष्ट्रस्य पति का समस्त पद क्या होगा। देखिए, राष्ट्रस्य का मतलब होगा राष्ट्र का पति, तो राष्ट्र का पति को हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, और राष्ट्रपति यहाँ पे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, राष्ट्रपति ही। उसके बाद में है कि सूर्यार्घ किस शब्द का रूप है। देखिए, सूर्यार्घ जो है ये आपका सूर्य शब्द का रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए कि गगने में कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों, गगना 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 ऐसे करके गगने में विभक्ति बताइएगा ना जी, तो सप्तमी विभक्ति होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि सा किस शब्द का रूप है। तो सा जो शब्द होता है ये एतद शब्द का रूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, एतद। उसके बाद में कहता है कि किस शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति में एक समान ही द्वितीय विभक्ति में भी होता है। देखिए, लता शब्द का यदि शब्द रूप याद किए होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि लता शब्द का जो शब्द रूप होता है प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में एक समान चलता है। जैसे लता, लते, लता ऐसे होता है ना जी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लता। फल का होता है फलम, फले, फलानी, ये दोनों एक समान तो होता नहीं है। बालक का होता है बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, ऐसे होता है, तो ये भी नहीं होगा। साधु का होता है साधु, साधौ, साधवा, साधई, साधवा, साधवा ऐसे करके, तो ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 34 पर बढ़े। तो क्वेश्चन 34 कहता है गणेशानाम किस विभक्ति का रूप है। देखिए, गणेशानाम पूछा गया है, और जैसे होता है ना कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वहाँ पे कैसे बनाते हैं, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गणेशानाम पूछ लिया गया है, और गणेशानाम में आपका षष्ठी विभक्ति होगा, जिस प्रकार से कवि नाम में
षष्ठी विभक्ति होती है। किसी भी शब्द के अंत में यदि नाम जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि षष्ठी विभक्ति लग चुका है। उसके बाद में कहता है कि मुनि शब्द के सतवीं बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा, तो मुनि का ये मुनाभी हो जाएगा। राइट है सर। यहाँ पे सॉरी मुनाभी नहीं, यहाँ पे मुनीसु होना चाहिए क्योंकि बहुवचन में पूछा गया है, तब मुनीसु हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 50 अध्याय बताए गए हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। तो राइट ऑप्शन बी में दिया गया था। अगला सवाल है कि शिक्षक संस्कृत का महत्व कब बताएंगे, तो आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि शिक्षक जो संस्कृत का महत्व बताने वाले हैं वो अगले सप्ताह में बताएंगे। तो राइट ऑप्शन बी के साथ ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा अगले सप्ताह में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 38 को देख लीजिए। क्वेश्चन 38 कहता है कि कौन श्रेष्ठ वैयाकरण थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ये चारों ऑप्शनों को देखकर बताना होगा कि कौन से व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा व्याकरण में महारत हासिल किए थे। तो राइट यहाँ पे पतंजलि के साथ पाणिनि के साथ चला जाएगा। पाणिनि बहुत सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण माने जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 39 कहता है आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है। तो दोस्तों आचार विचार और जो भावनाएं हैं ये आपके संस्कृत भाषा के शब्द है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा संस्कृत। उसके बाद में कहता है विरलम का क्या अर्थ होता है। दोस्तों जिस प्रकार से विरल का दुर्लभ होता है तो विरलम का भी आपका दुर्लभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि कितने युवक शास्त्र पारंगत थे। देखिए जो ब्राह्मण वाले जो चैप्टर आपकी 9वीं कक्षा में है उसी में बताए गए हैं कि 4 ऐसे युवक थे जो शास्त्र पारंगत थे, यानी शास्त्र से सुसज्जित थे। उसके बाद में है कि ज्ञानम भारह क्रिया बिना पाठ में किस ग्रंथ का संपादिक अंश है। तो ये जो क्वेश्चन है जी, यदि आप 9वीं कक्षा में संस्कृत पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैट्रिक में भी संस्कृत पढ़िएगा। और मैट्रिक में आपको एक कथा पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है अलस कथा, जिस पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। और उसी में मित्रा लाभ नामक खंडात और हितो उपदेश से कहानी ली गई है। तो हितो उपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित जी हैं। और ज्ञानम भारा क्रिया के बिना उसी में बताया गया है कि ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार के समान है। तो ये आपका राइट है, हितोपदेश के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है स्त्री पुरुष सब वृक्ष के प्रति ममताशील थे, यह किस नाटक में वर्णित है। तो ये जो है आपका मुद्रा राक्षस नाटक में वर्णित है। अगला सवाल है कि सूर्य तापितः ज्येष्ठ मास का वर्णन किसने किया है। दोस्तों ये किया है दोस्तों कालिदास ने। क्वेश्चन 44 का राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में कालिदास। उसके बाद में अगला सवाल है कि ग्रीष्म के ताप से सनपत्तों की रक्षा कौन करता है। देखिए ग्रीष्म का मतलब होता है कि गर्मी, यानी गर्मी में जो तापमान होता है उस तापमान से संत पत्तों की रक्षा कौन करता है, तो ये वृक्ष करते हैं। राइट ऑप्शन बी में दिया गया था वृक्ष। उसके बाद में है कि अहो अस्माक मेक चतुर्थो मूढ़ केवल बुद्धिमान किसने कहा था, तो ये कनिष्ठतर कहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल है कि अभिहितम का क्या अर्थ होता है। दोस्तों अभिहितम का मतलब होता है कहा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर कहता है कि ब्राह्मण भी किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। देखिए ब्रह्मा जो है ये ब्रह्मा भी चाहकर किसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, जो अधकचरे ज्ञानी होते हैं। अधकचरे ज्ञानी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 49 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन 49 कहता है कि किसकी दोस्ती दिन के पूर्वाह की छाया की तरह होती है। तो किसकी दोस्ती, तो ये आपका होता है सज्जन की दोस्ती। जितने भी सज्जन लोग जो होते हैं इसकी जो दोस्ती होती है पूर्वाहन की छाया की तरह होती है। अगला सवाल कहता है कि कौन आरंभ किए हुए कार्य को बाधा अपने के बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो उससे हम लोग उत्तम भी कर सकते हैं, मध्यम भी कर सकते हैं और अधम भी करते हैं। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है विदापत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाटक है। तो यहाँ पे विदापत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, तो ये आपका मिथिला का हो जाएगा। और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं कि विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो याद रखिएगा मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं महर्षि विद्यापति जी। अगला सवाल कहता है कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है। तो वर्ण रत्नाकर को जो लेखक है दोस्तों सियाराम तिवारी है। क्वेश्चन 52 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ सियाराम तिवारी।
उसके बाद में कहता है कि विश्व प्रसिद्ध संगीत साधक कौन है? तो ये है आपका विद्यापति जी। कितने स्टूडेंट को लगता है कि राइट आंसर भिखारी ठाकुर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर कहता है मुसलमान लोग किस महीने में रोज़ा रखते हैं? आप सभी को तो मालूम होगा कि जितने भी मुस्लिम लोग जो होते हैं वो जो रोज़ा रखते हैं वो रखते हैं रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के पूरे 30 रोज़ा होने के बाद वो लोग ईद मनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, रमज़ान। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि रक्षाबंधन किसका प्रमुख पर्व है? दोस्तों रक्षाबंधन ईसाई मनाते हैं? नहीं। मुसलमान मनाते हैं? नहीं। सिख मनाते हैं? नहीं। तो कौन मनाता है? हिंदू लोग मनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हिंदू। और इसके बाद में कहता है कि ग्राम्य जीवन अधिक सुखी कब था? तो दोस्तों ग्राम्य जीवन था यानी गाँवों का जो जीवन था प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा सुखी माना जाता था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है, प्राचीन काल में। उसके बाद में कहता है हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है। हमारे देश में नगर की अपेक्षा किसकी संख्या अधिक है? तो गाँव की संख्या काफ़ी अधिक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है कि ततत्र्यः का क्या अर्थ होता है? देखिए ततत्र्यता का जो अर्थ होता है ये वहाँ का होता है, क्योंकि जो तत्र होता है, तत्र मतलब वहाँ होता है, कुत्र मतलब कहाँ होता है, अत्र मतलब यहाँ होता है। तो तत्र पूछा गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ का होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59 को देख लीजिए कि रोज़ा भंग करने का क्या अर्थ होता है? तो रोज़ा भंग करने का मतलब होता है कि रोज़ा तोड़ना, रोज़ा को ख़त्म करना या रोज़ा को खात्मा करना। तो इसे हम लोग इफ्तार कहते हैं। मुस्लिम लोग इसे क्या कहते हैं जी? इफ्तार कहते हैं। अगला सवाल है कि डोमकच कहाँ के लोक नृत्य है? तो दोस्तों डोमकच जो है ये मगध का लोक नृत्य है। उसके बाद में कहता है कि सूर्य तीर्थ देव किस जिला में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर औरंगाबाद जिला हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में 61 का अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगाबाद जिला में सूर्य तीर्थ देव स्थित है। उसके बाद में है कि कीर्तियर स डॉट डॉट इसी वाक्य में कौन सा स्थान पर सही वो हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन 62 का जो सही जवाब होगा ना जी वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लभते हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद में जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ का लिंक हम आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे आप इस पीडीएफ को आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से तमाम क्वेश्चनों को याद करके 9वीं कक्षा के संस्कृत एग्जाम पेपर में आप भी जाकर गर्दा उड़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आप सभी बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।